जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न होंगे वन लाइनर टाइप के। ठीक है, अभी तक आपने पर्यावरण अध्ययन का अभ्यास किया है, आपने विभिन्न प्रकार के वीडियो देखे, विभिन्न प्रकार के पुस्तकों से पढ़ा है। आज हम ऐसे 100 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जिनके उत्तर आपको बतानी है। ठीक है, वन लाइनर टाइप के प्रश्न होंगे और आपसे कितना बनता है आज यहाँ पर आकलन होने वाला है, क्योंकि सीटीईटी एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट या रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पर्यावरण के लिए आप तैयार रहें, है ना। और जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना है। रात्रि 8 बजे आपकी क्लास होगी जेल प्रहरी, एमपी जेल प्रहरी पुलिस एग्जाम के ओल्ड पेपर की। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आज का आपका जो पहला प्रश्न आपको जो बताना है दोस्तों, वो बताना है कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। सभी को पता है कि भूमंडलीय जो तापन है, धरती का जो तापमान है वो बढ़ता जाता है, और इसका कारण क्या है सभी लोग बताएंगे। एक उत्तर में, एक लाइन में उत्तर आपको बताना है। ठीक है, सभी के लिए जय हिंद, सभी के लिए राम राम। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बताएं जिनसे भी बनता है। हाँ, फटाफट से। भूमंडलीय तापन का कारण क्या हो जाता है, तो बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तो भूमंडल का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सभी को पता है। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? एक ऐसा मरुस्थल है जिसका दूसरा नाम है आर्कटिक मरुस्थल। उस मरुस्थल का नाम आपको बताना है यहां पर फटाक से, जल्दी से बताएंगे। और इसी प्रकार से अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। रोज क्लास अब 6:30 बजे आपकी पर्यावरण की चलेगी। ठीक है, सभी लोग इसी प्रकार से तैयार रहना है ना। बिल्कुल, बहुत दिन बाद अपनी ये क्लास कल से स्टार्ट हुई है और अभी निरंतर चालू रहेगी। तो आपको आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है, ये चीज आपको बतानी है। तो सभी लोगों ने उत्तर बिल्कुल सही बताया है कि टुंड्रा जो मरुस्थल है, टुंड्रा मरुस्थल, आपने टुंड्रा प्रदेश नाम सुना होगा, और ये टुंड्रा जो मरुस्थल है इसका दूसरा नाम है आर्कटिक मरुस्थल। ठीक है, आर्कटिक मरुस्थल, तो याद रख लेना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसी किसी की पहली क्लास होगी, बहुत बढ़िया। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, सभी लोग बताएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप वन लाइनर प्रश्न कर रहे होते हैं और उत्तर सही बता रहे होते हैं तो वो निश्चित ही आपको क्या हुए होते हैं, प्रश्न याद हुए होते हैं या फिर रटे रहते हैं। तो कौन सी ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि वो गैस है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस मानी जाती है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो, यूर्त किस जाति का ग्रीष्मकालीन आवास है? दोस्तों, मैंने आवास आपको पढ़ा है, बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताया है। अब यूर्त ये आया है, यूर्त ये किस जाति का, किस जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास माना जाता है? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। प्रियंका जी, वर्षा, नजीम जी, अर्जुन, अभिषेक, ज्योति जी, है ना, देहाती मीडिया, सभी लोग बताएंगे कि यूर्त किस जाति का ग्रीष्मकालीन आवास माना जाता है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर बताया है जी शैलजा जी, बहुत बढ़िया। खिरगीज जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास माना जाता है वो उसे कहा जाता है यूर्त। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि खिरगीज जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा यूर्त। यूर्त किस जाति का ग्रीष्मकालीन आवास है, तो आपका उत्तर होगा खिरगीज। ठीक है, तो दोनों प्रकार से आपको तैयार रहना है और उत्तर बताते रहना है। कैनल किसका आवास है? कैनल किसका आवास है? विभिन्न प्रकार के जानवर जो पशु हैं उनके आवास मैंने आपको पढ़ाए हैं, ट्रिक के माध्यम से भी बताए हैं। आपने भले ही वीडियो ना देखा हो, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैनल किसका आवास होता है। जल्दी से लिखें, कैनल बताना है हमें। शैलजा जी, रितेश, LS लोधी जी, लखन लोधी, जल्दी से बताएं कैनल किसका आवास है। तो बिल्कुल राइट आंसर है कुत्ते का, यानी कि डॉग का, कैनल। ठीक है, डॉग का आवास माना जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा, मधुमक्खी से आप क्या प्राप्त करते हैं? शहद प्राप्त करते हैं। और मधुमक्खी पालन को कहा क्या जाता है? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हमें यहां बताना है।
6 का सभी लोग बताएंगे। श्री कृष्णा जी, रितेश जी, प्रियंका, ज्योति, लक्ष्मी जी, सभी को बताना है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपी कल्चर, एपी कल्चर, ठीक है। पी, अगर आपसे मैं कहूं कि शहद आपको क्या करना है? पीना है। शहद खाया जाता है या पिया जाता है? तो पी है ना, पी से पीना, तो एपी कल्चर, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन सभी लोगों को पता है फिर भी, ठीक है। हाँ, है ना, बहुत बढ़िया। अगला देखो, किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन थे? किंडरगार्टन विधि के प्रणेता हमें बताना है। मैंने लगभग पर्यावरण के आपको 300 वीडियो के माध्यम से पूरा कोर्स करवाया है पर्यावरण का। 300 वीडियो आपको दिए हैं और 300 वीडियो में वो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करवाए हैं, है ना। अब आपकी ऐसी बारी है कि आपसे क्वेश्चन वन लाइनर होते हुए भी बनना चाहिए। किंडरगार्टन विधि के प्रणेता हमें बताना है यहां पर, तो बिल्कुल राइट आंसर कौन है किंडरगार्टन विधि के? फ्रॉवेल, फ्रॉवेल बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, गार्टन, गार्टन से आपको याद नहीं आता कि गार्डन क्या आता है? गार्डन। और गार्डन में जब आप घूमने जाते हो तो कब जाते हो? जब आप फ्री रहते हो। फ्री रहते हो तो कहां जाना है? गार्डन, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत आपको बताना है। और ठीक है, केरल में अभी हाल में एक एलिफेंट की जान गई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 3 एलिफेंट की जान गई है। और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था काहे के लिए? एलिफेंट को संरक्षण देने के लिए। अब आपको बताना है हमें कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई वो कब हुई है? पंकज सिंह तोमर, रवि जी, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा 1992। कब हुई है? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई है, ठीक है। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत अभियान आपने देखा होगा, जल्दी बताएं। आपने नोट में भी देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान लिखा हुआ, देखा है। और ये स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है? 2 अक्टूबर 2014 गांधी जी की जयंती पर इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, 2014। बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं मंजुला जी, सुरेंद्र जी, बिल्कुल सही। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है आपको। जो दिवस होते हैं, दिवस में से आपके क्वेश्चन, कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आपको बताना है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 19 नवंबर, ठीक है। 19 नवंबर आपको याद रख लेना है, ठीक है। 19 नवंबर आपका बिल्कुल सही होगा, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व हाथ धुलाई दिवस, विश्व हाथ धुलाई दिवस आपको बताना है। विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 11 का आपको बताना है ना। अभी आपने कोरोना काल में बार बार हाथ धोए, बार बार हाथ धो रहे थे आप, है ना, लगभग 15 बार तो दिन में धो ही लेते होंगे आप। तो विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ठीक है, 15 अक्टूबर, विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल सही याद है ना। हाँ, मानव शरीर को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? कितने पोषक तत्व चाहिए मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए? जल्दी से बताएं। मानव शरीर को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 7। कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 7 पोषक तत्वों की, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है, 7 याद रख लेना। कुछ लोग 6 बता रहे हैं, 6 नहीं, 7 पोषक तत्वों को की जरूरत होती है मानव शरीर के लिए।
पेड़ पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? सभी को याद रख लेना है कि मानव के लिए होती है कितनी? 7। और पेड़ पौधों के लिए जो होती है वो कितनी होती है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 17। पेड़ पौधों के लिए होती है 17। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए 17 पोषक तत्व होते हैं, मानव के लिए होते हैं 7। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 7 और 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है विटामिन की खोज 1912 में किसने की थी? विटामिन की खोज 1912 में किसने की थी? सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। विटामिन की खोज 1912 में किसने की थी? प्रश्न है आपके, विभिन्न प्रकार के विटामिन आपने पढ़े हैं, है ना? तो विटामिन की खोज किसने की थी? कुछ लोग फंक बोल देंगे, लेकिन फंक नहीं बोलना है ना? ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों ने फंक बोल दिया है, गलत नहीं करना है। विटामिन की जो खोज की थी 1912 में, वो किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल गलत बता दिया है, फंक बता दिया। याद रख लेना किसने की थी? हॉपकिंस ने। इस प्रश्न को जरा अच्छे से सर्च कर लेना, विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने। ठीक है ना? बिल्कुल सही, हॉपकिंस आपका सही हो जाएगा। फंक वाले सुधार लेना। सभी अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। ठीक है, सभी अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट आपको बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सभी अनाजों की। यहां पर बात हो रही है, और अनाजों की जहां बात होगी तो वहां आपका चावल सर्वाधिक आएगा। ठीक है, सभी अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो चावल में होता है। चावल याद रख लेना। हाँ, बहुत सही, कुछ लोगों ने बिल्कुल चावल सही बताया है। याद रखना, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताना है आपको। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, तो आप लिंक से भी जुड़ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, सभी को बताना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है हमें बताना है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, एस्कॉर्बिक। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बिल्कुल सरल आंसर है, सभी से बनना चाहिए। संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? मौसिनराम। ठीक है, मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है? आपका जो प्रश्न है वो है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है? तो जल्दी से हमें बताना है। बिल्कुल राइट आंसर 51 संविधान का 51 अनुच्छेद ऐसा है जो प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान आपकी कराता है। कौन सा अनुच्छेद? 51 याद रख लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। दूषित जल, अब आपको जो बताना है क्वेश्चन, दूषित जल से फैलने वाली एक बीमारी का नाम। एक बीमारी, बहुत सारी बीमारी हैं दूषित जल से जो फैलती हैं, बहुत सारी बीमारियां आपको पता होंगी, लेकिन आपको एक का नाम बताना है। सभी लोग बताएंगे, मंजुला, नीलम, ज्योति जी, LS, प्रियंका जी, पूजा जी, ऑल इन वन, बिल्कुल, रितेश,
और शैलजा जी सभी लोग बताएंगे दूषित जल से फैलने वाली जो एक बीमारी का नाम है ना। किसी ने टाइफाइड बताया है, किसी ने हैजा बताया है, ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, अगला देख लेते हैं। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा विकल्प ऐसा है या कौन सी बीमारी ऐसी है जो जल से, दूषित जल से नहीं फैलती है या फिर दूषित जल से फैलती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो दूषित जल से फैलती हैं, ठीक है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी के रूप में पहचान की गई, ठीक है। आपको बताना है जो अवस्थित है, तो कहां पर अवस्थित है? कोटोपैक्सी के बारे में आपको बताना है, जागृत ज्वालामुखी के बारे में आपको बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंडीज। एंडीज में, एंडीज पर्वत आपने पढ़ा होगा, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन सी पर्वतमाला है, ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। और एक कोटोपैक्सी जो जागृत ज्वालामुखी है ना, ये कहां पर अवस्थित है? एंडीज में, ठीक है। एंडीज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का, अब आपको बताना है भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सभी को पता है ना, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपसे बिल्कुल सही है ना। जेल प्रहरी की जो क्लास है, रात्रि 8 बजे अपन ओल्ड पेपर की चर्चा कर रहे हैं अभी जेल प्रहरी वालों की, ठीक है। तो सीस्मोग्राफ आपका बिल्कुल सही है, सीस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहा जाता है सीस्मोग्राफ, ठीक है। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है? सभी से बनना चाहिए। अगर ये 100 क्वेश्चन में से आपने 80 सही किए हैं, मतलब आपका जो पर्यावरण है वो कैसा है? स्ट्रांग है, ठीक है। तो पूरा वीडियो सभी लोगों को देखना है और लगातार उत्तर भी बताते जाना है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर। ऑप्शन से तो सभी लोग बता देते हैं, जिनसे नहीं बनता उनका भी तुक्का लग जाता है कभी कभी, है ना। लेकिन अगर जिनके ऑप्शन नहीं है और आपसे अगर बन रहा है बताते, तो निश्चित ही वो चीज आपके नियंत्रण में है। जल चक्र को नियंत्रित करते हैं, कौन नियंत्रित करते हैं? प्रश्न क्रमांक 23। तो जल चक्र को नियंत्रित करते हैं कौन? वन। वन जो होते हैं, आपने पता होगा कि जहां पर अच्छे वन होते हैं, सघन वन होते हैं, वन बहुतायत में होते हैं, वहां पर वर्षा कैसी होती है? अच्छी होती है। जल चक्र को नियंत्रित करने वाले जो होते हैं वो होते हैं वन, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला देखो, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो यानी कि 24 का आपका आंसर है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मोना जी, मैंने ओल्ड पेपर बहुत सारे करवाए हैं, आप थोड़ा प्लेलिस्ट में जाके देखें। पर्यावरण के भी ओल्ड पेपर करवाए हैं, बाल विकास के भी ओल्ड पेपर, बहुत सारे ओल्ड पेपर करवाए हैं एमपी टेट के लिए। तो ओल्ड पेपर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई थी हमें यहां पर बताना है फिलहाल। तो बिल्कुल सही आंसर बताए हैं बहुत सारे लोगों ने कि 1969, ठीक है, 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई थी, और 1869 में गांधी जी की क्या हुई थी? जन्म हुआ था, ठीक है। 1869 याद रख लेना, गांधी जी का जन्म, और उसके 100 साल बाद यानी कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला देखो, इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका एक टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान है तो अंतरिक्ष से संबंधित हमें बहुत सारी जानकारी याद रखनी है। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बेंगलोर, ठीक है। और बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है। और एक कर्नाटक में एक और पूछा जाता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ लिया जाता है ये कहां पर है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी बेंगलोर में है, ठीक है, जहां पर आपका इसरो का मुख्यालय भी है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेटमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है?
रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर बताना है। ये छोटे छोटे प्रश्न आपके ज्ञान को स्ट्रांग बनाएंगे। आप निरंतर इसी प्रकार से अभ्यास करते रहें, है ना। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार आपसे जरूर एक क्वेश्चन बनेंगे। जो भी ये सोच रहे होंगे कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप सुनते जाएं, बताते जाएं, ठीक है। तो के सिवन साहब, और आपको बताना है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है के सिवन साहब को, ठीक है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये चीज भी आपको बतानी है। हमने पढ़ लिया कि इसरो की स्थापना हुई 1869 में, ठीक है। और इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बेंगलुरु में है, ठीक है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान साहब को कहा जाता है, और वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो भी के सिवान साहब हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमें अंतरिक्ष विज्ञान से भी याद हो जाते हैं। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? 27। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि जब एक बच्चा पैदा होता है और उसका जो समाजीकरण होता है, तो ये समाजीकरण का जो पाठ है वो कहां से पढ़ता है? सबसे पहले ये चीज आपको बतानी है। सभी लोगों को पता है, कॉमन है ना। ये पर कहां से उसको प्राप्त होता है समाजीकरण का पाठ? तो परिवार से, ठीक है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो बिल्कुल आंसर फटाफट से बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं, यानी कि वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर यहां पर बताना है हमें। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सभी लोग बताएंगे। अमरीश जी, पूजा जी, ज्योति जी, मोना, दीपश्री, अरविंद जी, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा? 1986, है ना। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। आपके ज्ञान की जितनी सराहना की जाए उतना कम है कि इतने दिन बाद भी आप अच्छा उत्तर बता रहे हैं, यानी कि निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। जो भी साथी निरंतर पढ़ रहे हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, उनका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। और भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो 1986 में पारित हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता सभी लोग समझते हैं, है ना, कि किसी विशेष क्षेत्र में जीवों की विविधता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता के हमारे जो भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता पाई जाती है ना। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जैसे ही ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता घटती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, है ना। आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो जाएगा। और जैसे ही आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो ये आपकी जैव विविधता आगे आगे जाओगे घटती जाएगी, और जैसे ही ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आओगे तो जैव विविधता बढ़ती जाती है, ठीक है। हाँ, पूर्वी हिमालय आपका जैव विविधता क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर आपको बताना है। तो विश्व की सबसे बड़ी ये प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहां पर स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, मुझे भी अच्छा आज लग रहा है कि आप लोगों का जो अभ्यास है इतना अच्छा है कि आप वन लाइनर प्रश्नों में भी उत्तर बता रहे हैं, फटाफट से उत्तर बता रहे हैं कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा जो है दी जाती है? पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है तो किस क्षेत्र को दी जाती है? प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर हमें बताना है। रितेश जी, मोना जी, पंकज जी, अंकित जी, ठीक है, सभी लोग बताएंगे। जैव विविधता दिवस अपना मनाया जाता है 22 मई को, ये भी आपको याद रख लेना है। जैव विविधता दिवस के बारे में 22 मई को मनाया जाता है। और भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो वो दी जाती है, कब दी जाती है? पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट, ये आपको पता होगा। पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है, और इसे पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है पश्चिमी घाट को, है ना। और यहीं पर क्या है?
साइलेंट वैली, शांत घाटी है। आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है या शांत घाटी कहाँ है, तो आपका उत्तर हो जाता है केरल में। ठीक है, केरल। अगला क्वेश्चन देखो, संसार में किस देश के जंगल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? किस देश के जंगल में पाई जाती है संसार में? 32 का आंसर आपको बताना है, कुछ आपको माइंड में लगाना है। बिल्कुल सही है। तो संसार में किस देश के जंगल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ब्राजील। ठीक है, ब्राजील आपका सही हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और ब्राजील में क्या है? ब्राजील के जो जंगल हैं यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ब्राजील, बिल्कुल सही, ब्राजील के जंगलों में। अगला देख लेते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपने चर्चा की थी, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग फटाफट बता देंगे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, सभी को बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 22 मई को। 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, बिल्कुल सही। ज्योति जी, रवि चंद्रेश जी, राधा जी, नीलम जी, शैलजा जी बोल रही हैं कि अब इंडिया हो गया है। बिल्कुल देख लेंगे, चेक भी कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। ज्योति जी, रवि जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, नौकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? नौकरेक, नौकरेक आपको बताना है जैवमंडलीय क्षेत्र है और एक किस राज्य में अवस्थित है। प्रश्न क्रमांक 34 का आंसर बताना है आपको। नौकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र किस राज्य में? और रोज अपनी 6:30 बजे क्लास होती है रोज। ठीक है, और अभी रात्रि 8 बजे आपकी क्लास होगी, काय की हिंदी की क्लास होगी, जो कि जेल प्रहरी एग्जाम का ओल्ड पेपर है, लेकिन हिंदी आपके भी काम का है। ठीक है, तो मेघालय आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मेघालय में एक और स्थान है आपका, कौन सा? नौकरेक जो जैवमंडलीय क्षेत्र है वो मेघालय में है, और मेघालय में चेरापूंजी भी यहीं पर है और मौसिन राम भी है। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित थे? 35 का आंसर बताना है सलीम अली के बारे में। डॉक्टर जो सलीम अली साहब हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? प्रश्न क्रमांक 35 का आंसर, तो ये बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि ये क्या थे? पक्षी विशेषज्ञ थे सलीम अली। पक्षियों को क्या रखते थे? सलामत रखते थे, सलामत। ठीक है, सलामत से क्या हो जाएगा? सलीम अली। ठीक है, पक्षियों को सलामत रखते थे सलीम अली साहब। जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? जैव विविधता का जो हनन हो रहा है, जैव विविधता का जो क्षरण हो रहा है, उनके कारणों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है ना? जैव विविधता क्यों कम हो रही है ये भी पूछा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के खनन कार्य हो रहे हैं, जिससे कि प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है। और प्राकृतिक आवासों का जब विनाश होगा तो निश्चित ही जैव विविधता क्या होगी? घटेगी, है ना, क्योंकि जब किसी भी जीव जंतुओं का, है ना, क्या नहीं होगा? आवास नहीं होगा, तो निश्चित ही उनकी जनसंख्या या उनकी मृत्यु होगी। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? हॉटस्पॉट, जैसे हम बोलते ना कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र है, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो अवधारणा दी है इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 37 का उत्तर हमें बताना है। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा नॉर्मन मॉयर्स, है ना, नॉर्मन मॉयर्स। बिल्कुल सही, राखी गुप्ता, पिंकी जी, सोनम जी, नॉर्मन मॉयर्स साहब ये माने जाते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट। अगला देखो, भारत में 3 हॉटस्पॉट स्थल कौन कौन से हैं? प्रश्न क्रमांक 38 का आंसर बताना है। भारत में हॉटस्पॉट स्थल हैं जैव विविधता के,
और वो 3 स्थल कौन कौन से हैं ये हमें बतानी है। हॉट स्पॉट क्षेत्र बतानी है, कौन कौन से हैं। इंडियन आर्मी, ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन के आपको बताना है। यहां पर 1 लाइनर प्रश्न है। भारत में 3 हॉट स्पॉट स्थल कौन कौन से हैं, तो पूर्वी हिमालय है ना, पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र, ये हॉट स्पॉट क्षेत्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र है कौन सा, नीलगिरी, और इसकी स्थापना कब की गई थी। प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा नीलगिरी। लेकिन नीलगिरी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो आपका उत्तर क्या होगा, वो होगी 1986। कब हुई थी, 1986 में। ठीक है, प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना हुई थी 1986। अब 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हो गए हैं, एक कौन सा है बता दें, एक कौन सा है। देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार संज्ञा प्रदान की गई है, देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार की संज्ञा दी गई है, किसे दी गई है। प्रश्न क्रमांक 40 का आपको उत्तर बताना है कि देश के कौन से भाग को जैव विविधता का द्वार की संज्ञा प्रदान की गई, कौन से भाग को। ठीक है, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप जरूर बता दें, बाद में भी आपको बता दें। ठीक है, फिलहाल आपका 40 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, पूर्वोत्तर के राज्यों को क्या कहा जाता है, जैव विविधता का द्वार। ठीक है, जैव विविधता का द्वार की संज्ञा दी गई है पूर्वोत्तर राज्यों को। ठीक है, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनको दी गई है। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है, भारत में कहां पाई जाती है, ड्रेको, ड्रेको कहां पाई जाती है भारत में। सभी को बताना है कि उड़ने वाली जो छिपकली है जिसे ड्रेको कहा जाता है, ये भारत में पश्चिमी घाट के जंगलों में कहां पाई जाती है, पश्चिमी घाट के जंगलों में। और पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट क्षेत्र है। ठीक है, और यहीं पर पश्चिमी घाट में क्या है, केरल में साइलेंट वैली। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, थामिन मृग कहां पर पाया जाता है, थामिन मृग के बारे में बताना है, ये कहां पर पाया जाता है थामिन मृग। प्रश्न क्रमांक 42 का आंसर सभी लोग बताएंगे, थामिन मृग कहां पर पाया जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों मणिपुर। कहां पर, मणिपुर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लोकटक झील कहां पर है, लोकटक झील, तो लोकटक झील का आपका उत्तर होता है ये भी मणिपुर में है। ठीक है, केम लमझाओ झूलता हुआ, केम लमझाओ झूलता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये भी लोकटक झील में ही है, जो कि कहां पर है, मणिपुर में है। और ये थामिन मृग भी कहां पाया जाता है, इसी लोकटक झील के पास में पाया जाता है, कहां पर, मणिपुर में। ठीक है, अगला देखो, कस्तूरी मृग कहां पाया जाता है। अभी हमने थामिन मृग पढ़ा कि ये मणिपुर में पाया जाता है, लेकिन अगर कस्तूरी मृग की बात होती है कि कस्तूरी मृग कहां पाया जाता है, तब आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र में, जो हिमालयी पर्वत क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है कस्तूरी मृग। ठीक है, कस्तूरी मृग कहां पाया जाता है, बृहद हिमालयी क्षेत्र में। श्याम मृग कहां पाया जाता है, श्याम मृग, श्याम मृग बताना है। प्रश्न क्रमांक 42, ये कहां पर पाया जाता है। रोशनी खांडे, नीलम जी, मंजुला जी, ज्योति जी, श्याम मृग भी पाया जाता है और ये पाया जाता है थार रेगिस्तान में। ठीक है, थार हमारा
जो थार रेगिस्तान है, भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? थार, और ये कहां पर है? राजस्थान में है। ये भी याद रखनी है। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? 45 का उत्तर बताना है। लिविंग प्लेनेट सूचकांक जो है जैव विविधता की स्थिति का सूचक है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा कि जैव विविधता की स्थिति का सूचक जो सूचकांक है उसे क्या कहा जाता है, तो लिविंग प्लेनेट सूचकांक। ठीक है, लिविंग प्लेनेट सूचकांक आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, लिविंग प्लेनेट सूचकांक ये जैव विविधता की स्थिति का सूचक माना जाता है। बिल्कुल सभी। अगला क्वेश्चन आपको देखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई? राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई? 46 का आंसर बताना है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई? जब आप पर्यावरण पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना होता है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2008 में। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना जो बनाई गई वो 2008 में बनाई गई। कब बनाई गई? 2008। अगला देखो, किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण जो है की चेतावनी जारी की है? ऐसा कौन सा देश है आपको बताना है, सभी को बताना है कि किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की है। तो कौन से देश ने की है? पंकज सिंह तोमर बोल रहे हैं कि 12 घंटा पढ़ता हूं पर आज पहली बार सोच रहा हूं कि हमें कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? आएगा। अगर आप निरंतर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आएगा। किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की है? तो किस देश ने की है? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चीन। ठीक है, चीन ने 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी अपने नागरिकों को। तो ये नारंगी प्रदूषण भी है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 48 का उत्तर हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन से तो कोई भी बता सकता है, ऑप्शन दे दो, कोई भी तुक्का मार देता है, लेकिन अगर वास्तव में ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव? भूटान को। बिल्कुल सही, भूटान को कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है दुनिया में। अगला देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 49। ठीक है, आपकी इसी प्रकार से दोस्तों रोज 6:30 बजे पर्यावरण की क्लास होगी। आप लोग बिल्कुल निरंतर जुड़े रहें। ठीक है, और दोपहर 2:30 बजे भी मैं आपकी क्लास एक स्टार्ट करने वाला हूं। जल्द ही मैं आपको सूचना देने वाला हूं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो छाता विधान, है ना, या ऐसे भी। बिल्कुल रवि जी, बहुत बढ़िया आंसर आपने बताया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य नाम से जाना जाता है छाता विधान। या आपसे पूछा जाएगा कि छाता विधान किस अधिनियम का जो है अन्य नाम है या दूसरा नाम है? ठीक है, तो याद रख लेना छाता विधान। अगला है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश जो होता है वो किस माह में होता है? ओजोन परत के बारे में भी आपको तैयारी करनी है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर तथा अक्टूबर में। सबसे ज्यादा जो अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक जो विनाश होता है वो किस माह में होता है? सितंबर तथा अक्टूबर में होता है। ठीक है, समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है, आप सभी को पता है ना, तो आपको याद रख लेना। और इसे समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ये चीज भी आपको याद रखना है। और ये ओजोन परत का सर्वाधिक जो विनाश होता है अंटार्कटिका में वो सितंबर तथा अक्टूबर माह में होता है।
ये चीज भी याद रखनी है। दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है, या दम घोटू गैस किस गैस को कहा जाता है, बताएं सभी लोग। दम घोटू गैस किस गैस को कहा जाता है, किस गैस की उपमा, किस गैस को उपमा दी गई, दम घोटू, है ना। जैसे अगर आपको एक बंद कमरे में अंदर डाल दिया जाए और वहां पर एक गैस है या उपलब्ध है, यहां पर गैस कहीं से आ रही है, तो यहां पर आपका दम घुटने लगता है, और वो गैस है कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। ठीक है, CO। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी सभी लोगों को पता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो 2-3 दिसंबर 1900 कब हुई थी, 1900। भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी, ये चीज भी आपको बतानी है, और ये कब हुई थी ये चीज भी आपको बतानी है। 2-3 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपने बताया कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो मिथाइल, है ना, आइसोसाइनेट, इसके रिसाव के कारण हुई थी, और मिथाइल आइसोसाइनेट ये जो गैस थी, और 1984 में ये जो घटना है वो हुई थी। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर बताया है, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। अगला देख लेते हैं, रामसर सम्मेलन संबंधित है तो किससे संबंधित है। ये भोपाल गैस त्रासदी के जितने भी आपके पॉइंट हैं यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, कब हुआ था, कौन से कारखाने में हुआ था, ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। फिलहाल रामसर सम्मेलन आपको बताना है, इस संबंधित है तो किससे संबंधित है, 53 का आंसर। तो रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमियों की, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर शैलजा जी, आर्द्र भूमियों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, हाँ, आर्द्र भूमियों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है रामसर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। 54 का आंसर, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है, यह चीज आपको याद रखनी है। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन देखो, मेधा पाटकर संबंधित हैं। 55 का आंसर आपको बताना, मेधा पाटकर संबंधित हैं तो किससे संबंधित हैं। कई बार आपने नाम सुना होगा मेधा पाटकर जी का। बिल्कुल सही आंसर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटकर जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। NBA, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर। चिल्का झील स्थित है, कहां पर स्थित है, चिल्का झील कहां पर स्थित है। ये सबसे बड़ी लेगून झील मानी जाती है ना। ये कहां पर स्थित है, तो 56 का आंसर बताना है उड़ीसा में। ठीक है, कहां पर है, उड़ीसा में। अब जितने साथी हमारे देख रहे हैं वो जरा ये बताएं कि कौन कौन CTET की तैयारी कर रहा है, कौन कौन MP टेट की तैयारी कर रहा है, कौन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ये सभी लोग जरा बताएं, कितने लोग हमारे CTET वाले हैं, कितने हमारे टेट वाले हैं, और कौन कौन अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही इसका क्वेश्चन भी आपको बताना है। तो देखो कंफ्यूजन है, कुछ लोग 22 मई बता दे रहे हैं। 22 मई को तो बनाया जाता है क्या, जैव विविधता दिवस, और 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। ठीक है, जल दिवस 22 मार्च को जल दिवस। प्रशांत यादव जी, MP टेट, बिल्कुल सही। खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है, MP टेट, मंजुला जी, सरोज जी MP टेट, दोनों की राधा अहरवाल। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है।
सभी लोग बताएंगे। हम 60 प्रश्न कवर करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपन सर्वाधिक जो प्राचीन प्रणाली है वो झूम कृषि है। कौन सी है? झूम कृषि। झूम कृषि आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको पता है प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? टाइफाइड रोग हो जाता है। लेकिन यह भी हमें याद रखनी है कि इससे जो अंग प्रभावित होता है उस अंग का नाम क्या है, वो अंग कौन सा है जिससे इस रोग से प्रभावित होता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा छोटी आंत, है ना? हाँ, छोटी आंत जो होती है वो टाइफाइड से प्रभावित अंग है, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन आप देख लें, नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 60 का उत्तर और अंतिम उत्तर आपको बतानी है कि ये जो नीली क्रांति है ये किससे संबंधित है। तो बिल्कुल सही उत्तर आया है, मछली पालन मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। दीपश्री जी, रवि, दीपा जी, है ना, रवि गुप्ता जी, सभी लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर बताए हैं। और कुछ लोगों ने तो लगभग 60 में से 60 कवर किए हैं जिन्होंने। उनके बता दें जरा किसके अच्छे नंबर आए हैं, कितने लोगों ने 50 सही किए हैं, ये जरा बताने का प्रयास करें, है ना। नीलम जी, राधा, कोमल जी, प्रशांत यादव जी, सरोज जी, फिर है ना, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, हिमांशी। और यहाँ पर 60 प्रश्न हमने आज कवर किए हैं। और एक क्लास आपकी निरंतर चलेगी, निरंतर ऐसी चलेगी कि आपको 6:30 बजे इसी प्रकार से अब बिल्कुल क्वेश्चन मिलेंगे। और जो अपनी 2:30 बजे क्लास चलती थी उसको भी हम 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। शैलजा जी 60 में से 56, आपने बिल्कुल सही। रोशनी खांडे जी, ठीक है। और बताएं, है ना, अधिकांश लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। ऑल इन वन, ठीक है। राखी गुप्ता जी 55 सही हैं। तो अधिकांश लोग, अगर जितने भी आपने 55 सही किए हैं, 51 सही किए हैं दीपश्री जी ने, अमरीश कुमार जी, अगर 50 भी जिसने सही किए हैं 60 में से, यानी कि उनकी जो तैयारी है बहुत अच्छी है पर्यावरण में, ठीक है ना। 9 बजे वाली भी अपन स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अपना शेड्यूल बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और जो भी अपनी क्लासें थी वो कंटिन्यू रखी जाएंगी। अभी 8 बजे जेल प्रहरी एग्जाम जो होना है उसका ओल्ड पेपर, हम हिंदी का ओल्ड पेपर लाएंगे। एक एक जो है अपन कवर करते जाएंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को, क्योंकि जेल प्रहरी में 20-20 नंबर के 5 ऐसे विषय होंगे जिनमें 20-20 नंबर पूछे जाने हैं। और ओल्ड पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो ओल्ड पेपर करेंगे, ठीक है। हाँ, 69,000 में कुछ नहीं हो रहा है, तो तैयारी को बहुत अच्छी करना है। ऑल इन वन, चंद्रशेखर जी, शैलजा जी, बहुत बढ़िया। तो अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही है, जिनके भी अच्छे नंबर आए हैं वन लाइनर में, ठीक है। इसी प्रकार से आप निरंतर जुड़े रहें, आपके ऑप्शनल भी आएंगे, ठीक है। रोशनी खांडे और रेणुपाल जी, तो इतने अच्छे आप लोगों ने उत्तर बताए हैं। ऑप्शनल वाले भी लाएंगे, कुछ अपन जो है वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, फिर ऑप्शनल वाले भी आएंगे, वो भी आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। सीडीपी की भी क्लास होगी अपनी, सीडीपी के जो अपने ओल्ड पेपर हैं उनकी क्लास में आपको करवाऊंगा। जितने भी आपके ओल्ड पेपर व्यापम से संबंधित हैं एमपी टेट के, वो सारे करवा दूंगा, ठीक है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें। उजाला जी, मंजुला जी, रितेश जी, रानूपाल जी, रोशनी खांडे, अरविंद मिश्रा जी, शैलजा, ऑल इन वन, चंद्रेश जी, नीलम जी, ज्योति जी, अंजना जी, सभी के लिए, राखी गुप्ता जी, सभी के लिए धन्यवाद। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद।